जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दो विचारधाराएं जो एक दूसरे की बिल्कुल दुश्मन हों, उनकी जड़ें एक ही जगह हों? आज हम ऐसे ही दो दर्शनों की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, गांधीवाद और फांसीवाद। यकीन मानिए, 20वीं सदी की शुरुआत में दोनों एक ही तरह की बेचैनी से पैदा हुए थे, लेकिन उनके रास्ते ऐसे बटे कि वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ खड़े हुए। तो चलिए इस गहरे विरोधाभास की परतें खोलते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन दोनों का शुरुआती बिंदु एक ही था। जैसा कि एंड्रयू हेवुड बताते हैं, गांधीवाद और फांसीवाद दोनों ही आधुनिकता के खिलाफ एक तरह के विद्रोह के तौर पर सामने आए। उन्हें लगा कि ये जो औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय से दुनिया बनी है, ये बहुत ज़्यादा मशीनी, तर्क पर आधारित और आत्माविहीन हो गई है। तो अपने इस पड़ताल में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिकता पर दोनों की प्रतिक्रिया क्या थी। फिर फांसीवाद के मूल सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि गांधी ने इसका मुकाबला कैसे किया। हम सर्वाधिकारवादी राज्य की सोच को जानेंगे और आखिर में नस्ल और हिंसा के सबसे मुश्किल सवाल पर आएंगे। तो पहला पड़ाव, आधुनिकता पर प्रतिक्रिया। यहीं पर इन दोनों विचारधाराओं की जड़ें मिलती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआत एक जैसी थी, तो आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने उन्हें दो बिल्कुल अलग-अलग ध्रुवों पर खड़ा कर दिया? ये स्लाइड देखिए, उसी सवाल का निचोड़ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों ने आधुनिकता की आलोचना की। हाँ, ये सच है। लेकिन इस आलोचना से जो जवाब निकले, वो एक दूसरे से एकदम उल्टे थे। ये साझा शुरुआत ही उनकी, कह सकते हैं, आखिरी समानता साबित हुई। चलिए अब हम अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से में चलते हैं और फाशीवाद के उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने इसे इतना विनाशकारी बना दिया। आखिर फाशीवाद की नींव किन विचारों पर टिकी थी? फांसीवाद की पहली और सबसे बड़ी बात, वो तर्क को, रीजन को मानता ही नहीं था। उसका मानना था कि इंसानी फैसले दिमाग या तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं, अंदर की आवाज और खून की पुकार जैसी अतार्किक ताकतों से लिए जाने चाहिए। बातें नहीं, काम करो जैसे नारे इसी सोच का नतीजा थे, जिसने लोगों को सोचने के बजाय सिर्फ हुक्म मानने के लिए उकसाया। फांसीवादियों के लिए संघर्ष इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी का मतलब ही है एक अंतहीन लड़ाई। युद्ध और हिंसा को वो प्राकृतिक और जरूरी मानते थे, जिससे कमजोर समाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ ताकतवर ही बचते हैं। उनकी एक कहावत थी, युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो मातृत्व महिलाओं के लिए। ये लाइन उनकी क्रूर सोच को साफ साफ दिखाती है। और फांसीवादी सिस्टम में नेता भगवान जैसा था, एक अकेला करिश्माई पुरुष नेता जिसे कभी गलती न करने वाला माना जाता था, वही सब कुछ तय करता था। जनता का काम सवाल करना नहीं था, बल्कि आंखें बंद करके उसके हर आदेश को मानना था। यहां लोकतंत्र या आम आदमी की आवाज के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फांसीवाद के इन मूल सिद्धांतों को समझने के बाद अब जरा देखते हैं कि उनका आदर्श राज्य कैसा दिखता था। ये था एक सर्वाधिकारवादी, यानी टोटलिटेरियन राज्य। इसका सीधा सा मतलब था जिंदगी के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल। मुसोलिनी का ये मशहूर नारा फाशीवादी राज्य के इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। सब कुछ राज्य के लिए, राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। मतलब आपकी कोई निजी जिंदगी नहीं, कोई व्यक्तिगत सोच या आज़ादी नहीं। आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ राज्य तय करेगा। अच्छा, तो फिर अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया गया? इसके लिए उन्होंने कॉरपोरेटिज्म का मॉडल अपनाया। इसमें राज्य ने मजदूरों और उद्योगपतियों दोनों के संगठनों को अपने कंट्रोल में ले लिया और उनके सारे हितों को राष्ट्रहित के नाम पर राज्य के अधीन कर दिया। असल में ये अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा कब्जा था। तो अब तक हमने फांसीवाद की अंधेरी दुनिया को देखा। अब आते हैं उस रोशनी पर जो गांधी के दर्शन ने दिखाई। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि गांधी ने फांसीवाद के हर एक सिद्धांत का मुकाबला अपने विचारों से कैसे किया। गांधी और फांसीवादी दोनों ने सिर्फ कोरे तर्क को खारिज किया था, लेकिन फर्क समझिए। जहां फांसीवाद ने तर्क की जगह अंधराष्ट्रवाद और नफरत को रखा, वहीं गांधी ने तर्क के साथ आत्मबल यानी दिल की आवाज को जोड़ा। एक का लक्ष्य था तोड़ना और बांटना, तो दूसरे का लक्ष्य था बनाना और जोड़ना। संघर्ष पर तो दोनों के विचार जमीन आसमान जितने अलग थे। फांसीवादी मानते थे कि युद्ध अच्छा है, ये राष्ट्र को मजबूत बनाता है। वहीं गांधी का मानना था कि शांति और अहिंसा इंसान का असली स्वभाव है। उनका हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। इसमें आप खुद कष्ट सहकर विरोधी के जमीर को जगाते हैं, उसे तलवार के जोर से झुकाते नहीं।
एक तरफ फांसीवादी नेता था जो एक तानाशाह की तरह सिर्फ हुक्म देता था, और इसके ठीक उलट थे गांधी, एक लोकतांत्रिक नेता। वो अपने फैसलों में अपने साथियों, जिनमें महिलाएं थी बराबरी से शामिल थीं, उनकी राय को बहुत अहमियत देते थे। उनके लिए नेता शासक नहीं बल्कि एक सेवक था। और अब हम अपनी चर्चा के सबसे अहम और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि जब फांसीवाद अपने सबसे क्रूर और चरम रूप यानी हिटलरवाद में दुनिया के सामने आया, तो गांधी ने उसका सामना करने के लिए क्या रास्ता सुझाया। जर्मनी में फाशीवाद ने नस्लवाद का एक और भी ज्यादा भयानक रूप ले लिया। नाजियों ने ये मान लिया कि आर्य नस्ल दुनिया में सबसे बेहतर है, और इसी झूठे घमंड में उन्होंने लाखों यहूदियों का एक योजना बनाकर नरसंहार किया। गांधी ने इस शैतानी विचारधारा को हिटलरवाद का नाम दिया। उस वक्त दुनिया ने हिटलर का जवाब काउंटर हिटलरिज्म से दिया, मतलब उससे भी बड़ी सैन्य ताकत से। लेकिन गांधी का मानना था कि हिंसा से आप हिंसा को खत्म नहीं कर सकते, उससे केवल और ज्यादा हिंसा पैदा होती है। उनका कहना था, अगर आप हिटलर को उसी के तरीकों से हराने की कोशिश करेंगे तो आप खुद उससे भी बड़े हिटलर बन जाएंगे। तो फिर गांधी का समाधान क्या था? उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जो आज भी बहुत विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की यहूदियों को हिंसा का रास्ता पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और सामूहिक सत्याग्रह करना चाहिए। उनका तर्क था कि जब लाखों लोग निडर होकर बिना हाथ उठाए मौत को गले लगाएंगे तो शायद ये नज़ारा नाजियों के पत्थर दिल को भी झकझोर दे और पूरी दुनिया की अंतरात्मा को जगा दे। लेकिन इस पर यहूदी विचारकों ने जो जवाब दिया वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, जर्मनी में एक यहूदी गांधी मुश्किल से 5 मिनट जिंदा रह पाएगा और उसे तुरंत गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाएगा। और यहीं आकर हम एक बुनियादी सवाल पर खड़े हो जाते हैं। जहां फांसीवाद राज्य की ताकत को ही सब कुछ मानता था, वहीं गांधी व्यक्ति की आत्मा की ताकत पर विश्वास करते थे। एक का रास्ता हिंसा और नफरत का था, तो दूसरे का अहिंसा और प्रेम का। लेकिन क्या असीमित और संगठित क्रूरता के सामने अहिंसा की भी कोई सीमा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है।